हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा इमिग्रेशन के बारे में। कैसे आप एज अ स्टूडेंट कनाडा इमिग्रेट कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। पूरे प्रोसेस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो होगी ताकि आपको अपने एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। ऑल्सो जब आपको सारा प्रोसेस एंटायरली पता होगा तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम भी ले सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी कनाडा स्टडी वीज़ा जर्नी में, दैट इज़ फील्ड ऑफ स्टडी। अब जब भी आप ट्वेल्थ पास आउट होते हो तो आपके पास जिस स्ट्रीम में आपने ट्वेल्थ किया उसके बेसिस पे आप अपना कोर्स चूज़ करो फ्यूचर में जो आप कनाडा जाके पढ़ना चाहते हो। सेम फॉर पीपल हु हैव डन ग्रेजुएशन, वो अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे अपना कोर्स चूज़ करें। एंड फॉर द पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस, आप पोस्ट ग्रेजुएशन वो अपने वर्क एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन से जो भी रेलिवेंट कोर्स होगा आप वही चूज़ करो। और उसके बाद आ जाते हैं वो लोग जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है। तो ये तीनों की रेलेवेंट जो कोर्स होगा और जो आपका प्रोग्रेशन भी शो करेगा कि दिस कोर्स विल शोरली बेनिफिट यू इन फ्यूचर व्हाइल यू कम बैक टू इंडिया, तो ऐसा कोर्स आपको चूज करना पड़ेगा। द फील्ड ऑफ स्टडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज रिसेंटली जो वीज़ा रिजेक्शंस भी आई हैं वो बेसिस ऑफ कोर्स ही आती हैं कि आपका कोर्स रेलेवेंट नहीं था, कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है एजुकेशन में। इस पॉइंट को आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको कंसिडर करो, इस पर थोड़ी रिसर्च करो ताकि आप अपने लिए बेस्ट सूटेबल कोर्स चूज कर सको और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सको दैट यू आर रियली अ स्टूडेंट वांटेड टू स्टडी इन कनाडा। एक बार जब आपने अपना प्रेफर्ड कोर्स चूज़ कर लिया है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप कनाडा जाके पढ़ना चाहते हो, जो आपके फ्यूचर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट करता है, तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है चूजिंग द राइट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब उसके लिए आप एक एजेंट के पास भी जा सकते हो क्योंकि उनके पास भी ऑफर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप अपनी खुद की रिसर्च करो तो आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। उसके लिए कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, educanada.ca। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, कॉलेज की फीस, टेन्योर ऑफ द कोर्स और इनिशियल LOA के लिए वो कितने चार्जेस अप्लाई करते हैं, ये सब आप पता कर सकते हो। बीइंग एन ऑफिशियल वेबसाइट आपको पूरी जेन्युइन डिटेल्स मिलेंगी। उसके अलावा 2-3 और वेबसाइट्स यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे collegesinstitutes.ca एंड universitystudy.ca। इस पे जाओ, आप पूरी रिसर्च करो, सारे कॉलेजेस चेक करो, उसमें से आप शॉर्टलिस्ट कर लो कुछ कॉलेजेस जिसमें आप पढ़ना चाहते हो। ग्रेट। एक बार जब आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, आपने प्रोग्राम चूज़ कर लिया कि आप ये प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो, तो जस्ट एक लिस्ट बना लो कि ये 3 कॉलेजेस हैं जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कोर्सेज हैं जो मैं इन कॉलेजेस में प्रेफर करता हूँ, और इनके 3 to 4 ऑप्शंस आप लेके चलो। उसके बाद सर्च फॉर अ एजेंट जो आपकी हेल्प कर सके इन कॉलेजेस के बारे में और रिसर्च करने में। अब इसके बाद जब आपने कॉलेजेस लिस्ट कर लिया, आपने सब कुछ पता कर लिया, सारी रिक्वायरमेंट्स पता कर ली, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आइल्स। आइल्स की रिक्वायरमेंट मोस्टली फॉर पीपल हु आर 12th पास आउट, उनकी 6 ईच, हर मॉड्यूल में 6 एंड ओवरऑल 6 है। फॉर पीपल हु आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए 6.5 ओवरऑल एंड ऑल मॉड्यूल्स 6। उस टाइम पे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर आइल्स बिकॉज आपने जो अपना बेस है वो क्लियर कर लिया है। अब आप आइल्स की तैयारी शुरू करो और आइल्स दो। ग्रेट। एक बार जब आपने अपना आइल्स दे दिया और आपको पता है कि आपके बैंड्स आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास 13 दिन का टाइम होता है आपके रिजल्ट आने के बीच में। इस टाइम फ्रेम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आपको अपना टाइम बचाना है प्रोसेसिंग का तो इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए राइट एजेंट ढूंढने का, जो आपको बिना किसी फीस के ऑफर लेटर ला के दे उन कॉलेजेस का जिसकी आपने लिस्ट बनाई थी। एक बार आपने वो एजेंट चूज कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अब जिन लोगों ने 12th की है वो 10th 12th के सर्टिफिकेट्स अपने तैयार करें, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो 10th 12th ग्रेजुएशन, योर बैकलॉग सर्टिफिकेट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई और
बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो होती है एसओपी, किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको एसओपी भी चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों की आप तैयारी रखो अपने पास पहले से ही। जब भी आपका ईटीआरएफ आए 13 दिन बाद, तो आप डायरेक्टली उस एजेंट के पास जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स दो और ऑफर लेटर के लिए फाइल कर दो। प्रेफर करो कि आप 2 से 3 कॉलेजेस में ऑफर लेटर अप्लाई करो, बिकॉज आपको कोई पता नहीं है किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और आपको कहाँ से ऑफर लेटर आएगा। सो सेफ साइड 2 या 3 कॉलेजेस में अप्लाई करो, ताकि जिससे भी ऑफर लेटर आए और अगर आप आपकी लिस्ट में वो फर्स्ट पे प्रायोरिटी पे है तो आप उसको चूज कर सको। तो एक बार जब आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया कॉलेजेस में, तो ऑब्वियसली कॉलेजेस को अराउंड 1 वीक टू 3 वीक्स का टाइम लगता है ऑफर लेटर आपका अप्रूव करने में और इशू करने में। सो इस टाइम में जब आप एलओए का वेट कर रहे हो, तो अपनी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी आप स्टार्ट कर दो। जैसे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर एफिडेविट आप बनवा लो। आपके डैड अगर आपके स्पॉन्सर हैं, उनकी आईटीआर, पे स्लिप्स। अगर आपके पास खुद के पास भी एक्सपीरियंस है तो आप अपनी आईटीआर, पे स्लिप्स, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है, सो इन सब चीज़ों को आप तैयार करना शुरू कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जैसे बैकलॉग सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से, उसमें भी टाइम लगता है, तो आप उसको भी पहले ही इनिशियली अप्लाई कर दो, ताकि जब आपकी वीज़ा का टाइम आए तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रख सको। एज सुन एज आपका एलओए आ जाए, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशनल एलओए होता है स्टार्टिंग में जो आता है, जिसमें आपकी फ़ीस, आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, फ़ीस कितने सेमेस्टर की कितनी है, टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर आपको शोकेस हुआ होता है। अब ये होता है आपका कंडीशनल एलओए। अब इसकी कंडीशंस होती हैं, आपको फ़ीस पे करनी है, उसके बाद आपका फाइनल एलओए आता है। अब फ़ीस जब भी आप पे कर दोगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी और आपको एक फाइनल एलओए इशू हो जाएगा। मैंने अपनी जो कॉलेज फीस थी, अपनी जीआईसी थी, वो एक वेबसाइट के थ्रू ही की थी घर बैठे। वो थी फ्लाईवायर। फ्लाईवायर पे मुझे बहुत अच्छे कन्वर्जन रेट्स मिले थे, तो मैंने उसी को चूज़ किया था अपनी जीआईसी सेंड करने के लिए और अपनी कॉलेज की फ़ीस भेजने के लिए भी। तो जब आप उसके थ्रू फीस भी भेजते हो, तो आपको जो उसकी रिसीट है, जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में लगती है कॉलेज की, वो भी आपको फ्लाईवायर के थ्रू ही मिल जाती है। सो द नेक्स्ट थिंग, जब आपने फीस पे कर दिया है और आप फाइनल एलओए का वेट कर रहे हो, तो आप एक जीआईसी अकाउंट खुलाओ। जीआईसी अकाउंट आप कहीं भी ओपन कर सकते हो, वो सीआईबीसी, स्कॉशिया, एसबीआई, आईसीआईसीआई। $10,150 उसकी टोटल अमाउंट है जो आपको पे करनी है। तो जीआईसी सर्टिफिकेट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम फ्रेम में जब आप जीआईसी सर्टिफिकेट और फाइनल एलओए का वेट कर रहे हो, आप अपने लिए एक मेडिकल बुक करो। मेडिकल कैसे पता लगेगा? आप एक फिजिशियन चेक कर सकते हो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से जाके आप उसको बुक कर सकते हो। उसकी फ़ीस वेरी करती है। अगर आप लुधियाना में चेक करोगे तो वहाँ अराउंड 4500 है। सो ये वेरी करती है अराउंड 4500 टू 7000, डिपेंडिंग ऑन कौन सी लोकेशन पे आप बुक कर रहे हो। ग्रेट। सो आपने फीस पे कर दी, आपने जीआईसी अकाउंट खोल लिया, आपने मेडिकल बुक कर लिया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी फ़ाइल का, वो है आपकी एसओपी, बिकॉज एसओपी ही एक ज़रिया है जिससे आप वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस कर सकते हो कि आप जेन्युइनली एक स्टूडेंट हो, आपका पर्पस जो है कनाडा आने का वो पढ़ने का है। तो एसओपी हमेशा आप स्पेसिफिक बनाओ आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। अब लोग क्या करते हैं, दूसरी एसओपीज़ को कॉपी करते हैं और एक बहुत जेनरिक सी एसओपी बना के वीज़ा फाइलिंग के लिए दे देते हैं, जो कि सही नहीं है, बिकॉज आपका केस दूसरे बंदे के केस से बहुत डिफ़र करता है। तो अपनी एसओपी पे 10 टू 15 डेज़ और मोर देन दैट इन्वेस्ट करो। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो, एसओपी बहुत ध्यान से बनाओ। एक स्पेसिफिक एसओपी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपके एक्सपीरियंस, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आप क्यों वो कोर्स करना चाहते हो, वो सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप कन्वेंस कर सको। जब आपने पूरी मेहनत करके, पूरी रिसर्च करके अपनी परफेक्ट एसओपी तैयार कर ली हो, तो नेक्स्ट टाइम आ जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का और एजेंट को देने का वीज़ा फाइलिंग के लिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है? सबसे पहली चीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर एसओपी। उसके बाद आपका फाइनल एलओए, जीआईसी सर्टिफिकेट, ईटीआरएफ, पे स्लिप, स्टेटमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और आपके ऑफिस और वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लगाना चाहते हो, वो आप कलेक्ट करो। आपके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप कलेक्ट करो। आपके स्पॉन्सर एफिडेविट, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स,
जो भी आप प्रूफ दिखाना चाहते हो ऑफ फंड्स इन योर अकाउंट वो भी आप कलेक्ट करो और अपने एजेंट को सौंप दो वीज़ा फाइलिंग के लिए। वीज़ा फाइलिंग के चार्जेस हैं $235, जिसमें $150 आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है और $85 आपके बायोमेट्रिक के होते हैं। एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, डोंट वरी, और मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सारे सीक्वेंस में हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे अवार्ड्स जीते होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस उनके पास होती हैं, तो मेक श्योर दैट यू इंक्लूड देम इन योर वीज़ा फाइल। मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने भी अपने सारे सर्टिफिकेट्स सारे अवार्ड्स ऐड किए थे और उनके बारे में अपनी SOP में भी मेंशन किया था। सो दे शुड नो दैट यू जेन्युइनली इज़ अ पर्सन हु इज़ हार्ड वर्किंग। वो आप कैसे दिखाओगे, आप अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू दिखाओगे, तो आप वो ज़रूर ऐड करो। सो आप अपने होम टाइज दिखाने के लिए अपनी एक CA रिपोर्ट बनाकर भी लगा सकते हो, जिसमें आपकी टोटल प्रॉपर्टी जो इंडिया में है उसकी एक CA रिपोर्ट बनेगी और एक पर्टिकुलर अमाउंट आप शो करोगे उस CA रिपोर्ट में कि ये मेरा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया में है, इसलिए मैं इंडिया वापस आऊँगा। एक बार आपने वीज़ा फाइल कर दिया, उसके 24 to 48 आवर्स बाद आपका BIL आता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, और फिर आपको अपना बायोमेट्रिक बुक करना होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद एंड आपकी फाइल फाइनली प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। एक बार आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, वो अपडेट हो गया और आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। इस टाइम जो करंट स्टडी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है आउटसाइड ऑफ कनाडा वो है 12 वीक्स विच इज़ 3 मंथ्स। तो 3 महीने के इंतज़ार के बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपकी PPR रिक्वेस्ट होगी। सो एक बार आपकी PPR रिक्वेस्ट आ गई, सो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टैंपिंग। सो स्टैंपिंग के लिए आप अपना पासपोर्ट भेजोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ भेजने होते हैं जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक बार आपकी स्टैंपिंग हो गई, स्टैंपिंग होकर आपका पासपोर्ट 7 to 10 डेज़ के अंदर घर आ जाता है और आप तैयारी कर सकते हो अपने कनाडा जाने की। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरे प्रोसेस को मैंने बहुत नीटली एक्सप्लेन किया है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन ज़रूर दबाओ, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस कनाडा रिलेटेड और मेरी जर्नी को रिलेटेड आने वाली हैं, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वीज़ा प्रोसेस मिल सके। थैंक यू अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।